हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। एमबीए असिस्टेंट प्रोफेसर के समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 1000 प्रश्न इसमें है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी है, यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट है। एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए 25 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है नियमहीनता की अवधारणा। ऑप्शंस हैं दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, कोहेन। नियमहीनता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? नियमहीनता अवधारणा के जनक कौन है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? दुर्खीम हो जाएगा। दुर्खीम ने नियमहीनता की अवधारणा दी थी। और एक प्रश्न आता है कि किस पुस्तक में दी है, ठीक है? तो पुस्तक का नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी। ये इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन की भी बात की है, नियमहीनता की भी बात की है, ठीक है? नियमहीनता जिसे एनोमी कहते हैं। और ये दुर्खीम एनोमी यानी कि नियमहीनता का कारण समाज को ही मानते हैं, ठीक है? नियमहीनता का कारण किसे मानते हैं? दुर्खीम समाज को, सोसाइटी को मानते हैं, ठीक है? ये याद रखिएगा, सोसाइटी को मानते हैं। नियमहीनता की स्थिति कब हमें समाज में देखने को मिलती है? जब सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो जाता है, या हम कहें सामाजिक नियंत्रण भंग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एनोमी या नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। और दुर्खीम कहते हैं ये सभी समाजों में नियमहीनता पाई जाती है, बस मात्रा का अंतर होता है। किसी समाज में ज्यादा नियमहीनता एनोमी हमें देखने को मिलेगी, तो किसी समाज में हमें कम देखने को मिलती है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? देखिए प्राथमिक समूह कूले हैं, धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस गलत हैं। चलिए यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, दो गलत है। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले, ये सही है। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा की बात करें तो क्लॉर्क विस्लर द्वारा दी गई, ये सही है। कृषक समाज की बात करें तो ये अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, ठीक है? किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। कल की क्लास में भी बताया गया था और पहले भी कई बार बताया जा चुका है। आप अगर पुराने बच्चे हैं, पुराने पहले से जुड़े हुए हैं, क्लासेस देख रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ पर धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत ये किसने दिया है? धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत टाइलर ने दिया है, ठीक है? टाइलर ने दिया है। कौन सा दिया है? आत्मावाद का। मैक्स मूलर की बात हो रही है तो मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है। याद रखिएगा, धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रकृतिवाद मैक्स मूलर का है। धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत टाइलर, या डायरेक्टली पूछा जाता है आत्मावाद का सिद्धांत टाइलर ने दिया। कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज कहा था। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अवशिष्ट समाज की अवधारणा किसकी है? तो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट रेडफील्ड की है। क्यों कहते हैं कृषक समाज को अवशिष्ट? तो इनका कहना था कि जब हम रूरल सोसाइटी से ट्राइबल सोसाइटी को अलग कर देते हैं, जब हम ग्रामीण समाज से नगरीय समाज को अलग कर देते हैं, जो बचा हुआ अवशिष्ट भाग है, इसको ही इन्होंने कृषक समाज कहा था। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक प्रश्न इनकी पुस्तक से संबंधित पूछा जाता है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ये किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। 1956 में ये पुस्तक आती है। इसी पुस्तक में इन्होंने कृषक समाज की बात की थी, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है यांत्रिक एवं साविवीय समाज की एकता की अवधारणा के प्रवर्तक हैं। विकल्प में स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। यांत्रिक एवं साविवीय एकता की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? किसके द्वारा दी गई है यांत्रिक और साविवीय एकता की अवधारणा? दुर्खीम के द्वारा दी गई है, ठीक है? किस पुस्तक में साविवीय सामाजिक एकता इस तरीके से भी पूछा जाता है? यहाँ तो इन्होंने दो प्रकार बताए हैं सामाजिक एकता। कॉन्सेप्ट क्या है इनका? सामाजिक एकता। फिर उन्होंने एकता के दो प्रकार बताए, यांत्रिक एकता और साविवीय एकता। किस पुस्तक में बात की है? द डिवीजन ऑफ
द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इसी पुस्तक में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में, इसी पुस्तक में इन्होंने श्रम विभाजन का भी सिद्धांत दिया है। और आपने यहाँ पर देखा यांत्रिक एकता, सावयवी एकता, नियमहीनता की बात भी इसी पुस्तक में की है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इनके कॉन्सेप्ट थ्योरीज की बात करें तो श्रम विभाजन, सामाजिक श्रम विभाजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है ये दुर्खेम का है, ठीक है। इसके अलावा दुर्खेम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, ठीक है, आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खेम का हो जाएगा। सामाजिक तत्व का सामाजिक जो तथ्य है यानी कि सोशल फैक्ट की जो बात है, जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी है, ये किसकी है, दुर्खेम के द्वारा दी गई है, सामूहिक प्रतिनिधान की, ठीक है। सामूहिक प्रतिनिधान की जो अवधारणा है यह भी दुर्खेम के द्वारा ही दी गई है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न है सार्वभौमिकरण की अवधारणा के प्रवर्तक। ऑप्शंस में है मैककिम मेरिट, मैक्स मूलर, रॉबर्ट रेडफील्ड, ओपलर। सार्वभौमिकरण की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है, मैककिम मेरिट, मैक्स मूलर, रॉबर्ट रेडफील्ड, ओपलर। यहाँ पर विकल्प है, सही यहाँ पर हो जाएगा मैककिम मेरिट। मैककिम मेरिट ने सार्वभौमिकरण की अवधारणा दी थी, ठीक है। मैककिम मेरिट ने लघु व दीर्घ परंपरा के आधार पर मैककिम मेरिट ने भारतीय समाज में दो प्रक्रियाओं सार्वभौमिकरण व स्थानीयकरण की अवधारणा दी थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, सार्वभौमिकरण स्थानीयकरण की अवधारणा लघु व दीर्घ परंपरा के आधार पर दी थी मैककिम मेरिट ने, ठीक है। या लघु एवं दीर्घ परंपरा की अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए सार्वभौमिकरण स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी, तो उसमें मत कंफ्यूज हो जाइए कि लघु परंपरा दीर्घ परंपरा दिया गया तो रॉबर्ट रेडफील्ड है, नहीं, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने केवल कॉन्सेप्ट दिया है लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा का, ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा मैककिम मेरिट के द्वारा दी गई है, इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, प्रकृतिवाद का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पर लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अवधारणा या बृहद परंपरा की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड का है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा के जनक है। ऑप्शंस में है सी राइट मिल्स, मैक्स वेबर, मोस्का, ओपलर। शक्ति एवं सत्ता किसके द्वारा दी गई है, शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। शक्ति एवं सत्ता के 3 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। करिश्माई शक्ति या सत्ता, दूसरा इन्होंने क्या बताया है, परंपरागत बताया है, परंपरागत, दूसरे नंबर पर परंपरागत शक्ति व सत्ता की बात की है, और तीसरे नंबर पर तार्किक शक्ति या सत्ता, ठीक है, तार्किक शक्ति या सत्ता की बात तीसरे नंबर पर की है मैक्स वेबर ने, ठीक है। और अगर हम बात करें इनके सी राइट मिल्स की, शक्ति अभिजन की, ठीक है, शक्ति अभिजन की बात की है सी राइट मिल्स ने, ठीक है, शक्ति अभिजन की बात सी राइट मिल्स ने की है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है नौकरशाही की अवधारणा, मर्टन, मैक्स वेबर, मोस्का, सी राइट मिल्स। यहाँ पर ऑप्शन है नौकरशाही की अवधारणा, किसने दी है नौकरशाही की अवधारणा, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर, यहाँ पर विकल्प बी होगा। मर्टन है तो मर्टन ने क्या दिया है, मर्टन की अवधारणा क्या है, मध्य अधिसीमा या अभिसीमा लिखा होता है, ये सिद्धांत हो जाएगा मर्टन का, ये याद रखिएगा। सांस्कृतिक लक्ष्य व संस्थागत साधन की बात की है, व संस्थागत साधन मर्टन ने बात की है। मोस्का की बात करें, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्का ने शासक वर्ग की बात की है, मोस्का ने शासक वर्ग की बात की है। पावर रिलेट, शक्ति अभिजन की बात किसने की है, शक्ति अभिजन की बात करें तो ये मिल्स का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वेबर ने नौकरशाही की अवधारणा दी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्थानीयकरण की अवधारणा से संबंधित कौन है, मोरिस, ओपलर, मैककिम मेरिट, श्रीनिवास, आंद्रे बित्ते। यहाँ पर विकल्प है स्थानीयकरण की अवधारणा, किसने दी है स्थानीयकरण की अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई सेकंड क्लास है, ठीक है, एक इससे पहले कल क्लास हो गई है, जिसने ना देखी हो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अवधारणा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्थानीयकरण की अवधारणा किसकी है, स्थानीयकरण की अवधारणा
मैककेब मेरेट की है। स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण की अवधारणा मैककेब मेरेट के द्वारा दी गई है। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मोरिस ओपलर की बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक लय की अवधारणा दी है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? मोरिस ओपलर की है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? मोरिस ओपलर की है। ठीक है। श्रीनिवास की बात करें तो श्रीनिवास की काफी है, इंपॉर्टेंट है, जो कि संस्कृतिकरण, ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा है, पश्चिमीकरण की अवधारणा है, संस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण है, आधुनिकीकरण की अवधारणा है। ठीक है, आधुनिकीकरण की अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा है, प्रभुत्व जाति की अवधारणा है, फैलाव की अवधारणा इन्होंने दी है श्रीनिवास ने। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट है श्रीनिवास के, इन्हें ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रस्थिति ख्याति सिद्धांत। प्रस्थिति का ख्याति सिद्धांत किसका है? ये भी आपका जो 16 अप्रैल को हुआ है हायर का एग्जाम, उसमें पूछा गया है। प्रस्थिति का ख्याति सिद्धांत वार्नर, हिलर, विस्लर, मर्टन, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? वार्नर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सांस्कृतिक केंद्र की बात करें, सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसकी है? विस्लर की है। ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा की बात करें, विस्लर की है। हिलर ने मुख्य प्रस्तुति की अवधारणा दी थी। विस्लर का सांस्कृतिक केंद्र का कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताया गया था सांस्कृतिक केंद्र का, क्योंकि संस्कृति तत्वों का एक निश्चित स्थान होता है जहां पर वे पाए जाते हैं, और इसी स्थान पर इन तत्वों का जो संस्कृति सकुल है, सांस्कृतिक जो प्रतिमान है उनका वहां पर उसी क्षेत्र में विकास होता है। ठीक है, उसी जगह पर उनका विकास होता है, और जो आगे जाकर ये सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल और सांस्कृतिक प्रतिमान ही मिलकर के सांस्कृतिक क्षेत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र का ये निर्माण करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ठीक है, वार्नर यहां पर सही है। वार्नर यहां पर राइट है। प्रस्थिति का ख्याति सिद्धांत किसका है? वार्नर का है। अब यहां पर देखिए प्रश्न है, सत्ता का अभिजन का सिद्धांत मोस्का, सी राइट मिल्स है, रॉबर्ट बियरस्टेट है, पैरेटो, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां पर सांस्कृतिक क्षेत्र है। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया था। अब देखिए सत्ता का अभिजन का सिद्धांत किसका है? सत्ता का अभिजन, सत्ता का अभिजन किसका है? किसका कॉन्सेप्ट है सत्ता का अभिजन? सी राइट मिल्स का। सत्ता का अभिजन या शक्ति का अभिजन इस तरीके से दिया होता है, सी राइट मिल्स का है। मोस्का ने किसकी बात की है? शासक वर्ग की बात की है। शासक वर्ग का याद रखिएगा, यह अवधारणा किसकी है? मोस्का की है। रॉबर्ट बियरस्टेट की बात करें तो ध्रुवीय परिस्थिति की बात की है। ध्रुवीय परिस्थिति या युग्मीय परिस्थिति, है ना, युग्मीय परिस्थिति। अब युग्म परिस्थिति कौन सी होती है अगर हम बात करें तो जो युग्मों में होती है, जैसे पति पत्नी, है ना, दुकानदार ग्राहक हो जाएगा, है ना, खरीदार ग्राहक हो जाएगा, पूंजीपति, श्रमिक, अध्यापक और छात्र, जो युग्म में होती है। एक के अभाव में हम दूसरी परिस्थिति के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये युग्मीय और ध्रुवीय परिस्थिति हम दोनों एक ही हैं, याद रखिएगा। युग्मीय परिस्थिति आप बोले चाहे ध्रुवीय परिस्थिति एक ही है। रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा बताई गई है। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है। द सोशल ऑर्डर कब आती है? 1970 में आती है, ये याद रखिएगा। पैरेटो की बात करें हम तो इन्होंने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया है। ठीक है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत, और ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत है। इसे भी पढ़ाया जा चुका है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में क्लासेस इसकी मिल जाएंगी। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किसका है? पैरेटो का है। और इन्होंने राजनीति क्षेत्र में दो वर्ग की बात की है। कौन से? एक शासक वर्ग की बात की है और दूसरा गैर शासक वर्ग, गैर शासक वर्ग। और ये राजनीतिक क्षेत्र में ये दो वर्ग बताए हैं इन्होंने, पैरेटो ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कूला व्यापार चक्र की अवधारणा के जनक है होम्स, मेलानोव्स्की, कॉल पोलाइनी, रेडक्लिफ ब्राउन। कूला व्यापार चक्र किसकी अवधारणा है? कूला व्यापार चक्र की अवधारणा किसकी है?
मेलानोवस्की की है, ठीक है, मेलानोवस्की की है, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेलानोवस्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसको बताया था? मेलानोवस्की ने संस्कृति को बताया था, कल्चर को बताया था। और इस कल्चर का निर्माण किसने किया है? ठीक है, कल्चर का निर्माण किसने किया है? व्यक्ति ने किया है। किसने किया है? व्यक्ति के द्वारा संस्कृति का निर्माण किया गया है अपनी इन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सत्ताभिजन, सी राइट मिल्स, शक्ति एवं सत्ता, मैक्स वेबर, सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा, किम्बॉल यंग, सांस्कृतिक प्रतिमान, रूथ बेनेडिक्ट। गलत नहीं होना चाहिए, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो शक्ति अभिजन या सत्ता अभिजन की अवधारणा सी राइट मिल्स की है। शक्ति एवं सत्ता 3 तरह की बताई थी, आपको बताया गया, करिश्माई शक्ति सत्ता, परंपरागत शक्ति सत्ता, तार्किक शक्ति सत्ता, मैक्स वेबर ने। सांस्कृतिक प्रतिमान रूथ बेनेडिक्ट का है, कल्चर पैटर्न इनकी पुस्तक है। यहाँ पर सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा किम्बॉल यंग के द्वारा नहीं दी गई है। सकारात्मक एवं नकारात्मक जो समूह की अवधारणा है वो इनके द्वारा नहीं दी गई है। सकारात्मक एवं नकारात्मक समूह की अवधारणा की बात करें तो ये किसके द्वारा दी गई है? न्यू कॉम्ब के द्वारा दी गई है, ठीक है, न्यू कॉम्ब के द्वारा दी गई है, किम्बॉल यंग ने, ठीक है। किम्बॉल यंग की बात करें तो इन्होंने सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात की है, कंट्रोल की बात की है, सामाजिक है ना, सोशल कंट्रोल की बात की है। 2 तरह के टाइप्स बताए हैं कंट्रोल के, सोशल कंट्रोल के, किम्बॉल यंग ने, सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। चलिए अब यहाँ पर देखिए, दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सांस्कृतिक गतिशीलता जिन्सबर्ग, आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले, अर्ध समूह जिन्सबर्ग, माध्यमिक संबोधन टाइलर। तो देखिए माध्यमिक संबोधन टाइलर के द्वारा दिया गया है, अर्ध समूह जिन्सबर्ग की है। आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि सामाजिकरण से संबंधित है, कूले द्वारा दिया गया है। यहाँ पर सांस्कृतिक गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक गतिशीलता से है, जो कि जिन्सबर्ग के द्वारा नहीं, सोरोकिन के द्वारा दिया गया है, ठीक है, सोरोकिन के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसको जिनके इस सिद्धांत को, सोरोकिन के सिद्धांत को घड़ी के पेंडुलम का, सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? संस्कृतिकरण की अवधारणा ऑप्शंस में योगेंद्र सिंह, एस.एल. कालिया, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? संस्कृतिकरण की अवधारणा सभी जानते हैं, एम.एन. श्रीनिवास, कई बार क्लास में बताया गया है। किस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है? कई बार आपको बताया गया है, और ये जो पुस्तक है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है श्रीनिवास की। अच्छा, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, माइक देख ले लगा है कि नहीं। ओके, लगा है। हाँ, तो संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? तो श्रीनिवास का कहना था कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी निम्न हिंदू जाति या जनजाति के द्वारा किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैलियां, कर्मकांडों का अनुकरण किया जाता है, ताकि और ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक किया जाता है, ताकि उनका जो जाति पदक्रम में स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को क्या कहा था? विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा था। विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा था संस्कृतिकरण को। और अग्रिम समाजीकरण, ठीक है, संस्कृतिकरण को इन्होंने अग्रिम समाजीकरण का नाम दिया। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण कहा है योगेंद्र सिंह ने, ये याद रखिएगा, परीक्षा में इस तरीके से पूछा जाता है। मजूमदार की बात करें तो मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, ठीक है, मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, मजूमदार ने। एस.एल. कालिया की बात करें, ठीक है, एस.एल. कालिया ने जनजातीयकरण की बात की है।
जनजातिकरण की अवधारणा किसकी है? एस.एल. कालिया की है। योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा है। संस्कृतिकरण को योगेंद्र सिंह ने अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा। एस.एल. कालिया ने जनजातिकरण की अवधारणा दी। मजूमदार ने विसंस्कृतिकरण की अवधारणा दी। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। आई होप यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट सबका। अब यहाँ पर देखिए मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आर.के. मर्टन, सोरोकिन, यहाँ पर ऑप्शन है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत किसका है? आर.के. मर्टन का है। ठीक है, आर.के. मर्टन का है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आर.के. मर्टन का यहाँ पर है। कार्ल मार्क्स की बात करें, ठीक है, इनके भी कॉन्सेप्ट्स काफी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ठीक है, वर्ग संघर्ष का है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। संरचना के दो प्रकार बताते हैं, अधोसंरचना और अधिसंरचना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर देखिए लोकग्राम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? जिमरमैन, रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, सुरजीत सिन्हा। लोकग्राम की अवधारणा किसने दी है? लोकग्राम। जिमरमैन की बात की जाए तो इन्होंने परिवार के 3 प्रकार बताए थे, आपको बताया गया था। न्यायशीता का परिवार, अति लघु परिवार या जिसे अणुवादी परिवार के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा घरेलू परिवार, डोमेस्टिक फैमिली। ठीक है, ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? जिमरमैन ने बताए हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लोकग्राम की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब रॉबर्ट रेडफील्ड की अगर हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें, इनकी जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, यहाँ पर लोकग्राम के अलावा अगर हम बात करें लघु समुदाय, रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा हो जाएगी। कृषक समाज की अवधारणा हो जाएगी एक, कृषक समाज। ठीक है, कृषक समाज की अवधारणा है लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा। लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। लोक समाज और लोक संस्कृति, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इनके रॉबर्ट रेडफील्ड के, जो कि इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं, प्रश्न है पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा से संबंधित है। ओपलर, अगस्त कॉम्ट है, विस्लर एंड वेबर है, ऑलपोर्ट एंड अगस्त कॉम्ट है। अगस्त कॉम्ट और ओपलर दिए गए। पारस्परिक उत्तेजना का और प्रत्यक्षवाद की अवधारणा सही यहाँ पर हो जाएगा। पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया है और प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है सांस्कृतिक लय की अवधारणा से संबंधित है। पार्सन्स, विस्लर, ओपलर, ऑलपोर्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक लय किसके द्वारा दी गई है? सांस्कृतिक लय पार्सन्स ने संस्थाकरण व द्वितीयक संस्था की अवधारणा दी है। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी है। पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी है। द्वितीयक संस्था, संस्थाकरण की अवधारणा दी है। सांस्कृतिक लय की बात करें तो ये ओपलर की है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? ओपलर की कॉन्सेप्ट है, ये ओपलर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है। समाज मिति का पैमाना, विलासी वर्ग, श्वेतवसन अपराध है, ताप सिद्धांत है। समाज मिति की बात करें तो ये मोरेनो के द्वारा दिया गया है। और अगर हम विलासी वर्ग की बात करें, ठीक है, विलासी वर्ग की बात करें तो ये वेबलन का हो जाएगा। श्वेतवसन अपराध ये सदरलैंड का हो जाएगा। और ताप का सिद्धांत ये क्वेटेट का हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लोकग्राम, रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद, अगस्त कॉम्ट, विलासी वर्ग, वेबलन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, रूथ बेनेडिक्ट। देखिए रूथ बेनेडिक्ट का कॉन्सेप्ट कौन सा था? सांस्कृतिक प्रतिमान का था, कल्चर पैटर्न का था। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट की थी। अगर हम सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात करें तो ये हर्शकोविट्ज का है। किसका है? हर्शकोविट्ज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हर्शकोविट्ज का कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का। रूथ बेनेडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी है। तो यहाँ पर विकल्प डी होगा, बाकी सारे सही हैं।
प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सांस्कृतिक लय, ओपलर, दायभाग, विज्ञान ईश्वर, सामाजिक नियंत्रण, रॉस, आत्मदर्पण, कूले। सही नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? यहाँ पर दायभाग विज्ञानेश्वर का नहीं है, बल्कि यहाँ पर जिमुत वाहन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की अवधारणा से संबंधित है। लेपियर, किम्बॉल यंग, बियरेस्टेड, कूले हैं। देखिए नियंत्रण है तो बात की जाए सामाजिक नियंत्रण की, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक पूछे जाए कौन है, तो यहाँ पर रॉस होंगे। E.A. रॉस पूरा नाम है E.A. रॉस, सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के। एक पूछा जाता है इस तरीके के, सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किसने किया? रॉस ने। सोशल कंट्रोल किसकी पुस्तक है? सोशल कंट्रोल तो रॉस की ही पुस्तक है। कब आती है? 1901 में आती है। ठीक है, 1901 में ये पुस्तक आती है। इसी पुस्तक में सामाजिक नियंत्रण की बात सबसे पहले रॉस के द्वारा की गई है। लोकतांत्रिक व सत्तावादी नियंत्रण की बात लेपियर ने की है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। और किम्बॉल यंग यहाँ पर दिए गए हैं, तो किम्बॉल यंग ने सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण व नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण की बात की है। ठीक है, ये किसने बात की है? किम्बॉल यंग ने। अब यहाँ पर देखिए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, एडविन कैनन, माल्थस, ओपलर, सैडलर है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसका है? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसका है? एडविन कैनन का। ठीक है, एडविन कैनन का है, ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पर देखिए बियरेस्टेड की एक बुक आती है द सोशल ऑर्डर, इंपॉर्टेंट है, द सोशल ऑर्डर 1970 में आती है, याद रखिएगा। ठीक है, और बियरेस्टेड ने ध्रुवीय परिस्थिति की बात की थी, ध्रुवीय परिस्थिति या युग्मीय परिस्थिति, जैसे पति पत्नी है ना, अध्यापक छात्र हो जाएगा, ये युग्म में एक के एक परिस्थिति के अभाव में दूसरी परिस्थिति की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बियरेस्टेड के ये कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एडविन कैनन के द्वारा दिया गया है। सैडलर ने जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत दिया है, जनसंख्या का जो घनत्व सिद्धांत है ये सैडलर के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है सांस्कृतिक प्रतिमान कल्चर पैटर्न, कई बार बताया गया है, रूथ बेनेडिक्ट। ठीक है, कल्चर पैटर्न रूथ बेनेडिक्ट का है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अंतर समूह एवं बाह्य समूह, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है। समनर, और याद रखिएगा समनर के साथ केलर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो समनर एंड केलर का ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा अंतर समूह एवं बाह्य समूह का। और अगर हम बात करें समनर ने संस्था की भी बात की है। ठीक है, समनर ने संस्था की भी बात की है, नृजाति केंद्रवाद की भी बात की है, नृजाति केंद्रवाद की भी अवधारणा समनर के ही द्वारा दी गई है। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, मुख्य भूमिका। तो यहाँ पर क्या होगा? E.T. हिलर होगा। ठीक है, मुख्य भूमिका किसका हो जाएगा? E.T. हिलर का यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर वेबर रख लीजिए, पहले ही बता दिया गया है इसका आंसर, और ये अभी आपको बताया भी गया है क्लास में। मुख्य भूमिका E.T. हिलर का हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।